ठीक है, ये था पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का जस्ट रिवर्स होता है कोएगुलेशन। मतलब क्या है कि जो कोलाइड पार्टिकल है उससे पीपीटी बनाना। अब आपने क्या किया था, जब पीपीटी बनाया था तो आपने पार्टिकल्स को मान लो प्लस प्लस दे दिया। कल आपको एग्जांपल बताया था FuH होल थ्राइस वाला। तो मैंने आपको बताया था कि पीपीटी में आप एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो जो कॉमन आयन होता है वो बेसिकली एडजॉर्ब हो जाता है सरफेस पर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है बेटा, इनमें सब में रिपल्शन होने लगता है। ये पढ़ाया था, उसकी वजह से सब में रिपल्शन होने लगता है। तो ये दूर दूर रहते हैं तो कोलाइड के पार्टिकल के साइड में रहता है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये चार्ज कैसे भी इन पे खत्म कर दूं, ये चार्ज मैं खत्म कर दूं, और जिससे कि वापस ये लोग पीपीटी के फॉर्म में आ जाए। ये प्रोसेस मतलब पीपीटी, कोलॉइड से वापस से पीपीटी बनाना कहलाता है कोएगुलेशन। ठीक है, अब इसके लिए भी हम एक इलेक्ट्रोलाइट ही डालते हैं। इसको भी करवाने के लिए, कोलाइड से पीपीटी बनाने के लिए भी हम एक इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज करते हैं, जो कि हम खुद चूज करते हैं, उसकी पावर वगैरह चूज करते हैं। तो देखो आप पढ़ेंगे ना, यदि आपने पढ़ा है तो मैं एक बार जस्ट फटाफट रीड आउट भी कर देता हूं कि द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ये हम अपने कोलाइड को खराब कर रहे हैं और अपने कोलाइड को अनस्टेबल कर रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, तो देखो द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स इनटू एन इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ सम सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोएगुलेशन। ठीक है, अब इसमें भी जैसे हमारे पास क्या, हमारे पास कोलाइड बना हुआ है तो उसमें क्या है, हम एक डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इनिशियली तो वो पीपीटी में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन एक फिक्स कंसंट्रेशन के बाद वो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल, हाँ अभी स्टार्ट हुई है, द एट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन दैट विल रिवर्स। अब आप कम कंसंट्रेशन डालेंगे तो बेसिकली क्या होगा, पीपीटी तो बनेगा, हल्का बनेगा, तो आप उसको हिला के शेक करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, दैट कैन बी रिवर्स। बट एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन टेक प्लेस एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स। तो इनिशियली क्या, मान लो आपके पास पीपीटी कोलाइड है, आपने थोड़ा सा डाला इलेक्ट्रोलाइट तो हल्का फुल्का पीपीटी बना, तो अनस्टेबल पीपीटी बनेगा, तब आप उसको हल्का भी शेक करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन एक फिक्स कंसंट्रेशन आप ज्यादा डाल देंगे तो वो एक्जैक्टली पीपीटी आ जाएगा और रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए, आपको पता है एक होता है लायोफिलिक, एक लायोफोबिक। तो आपको पता है किसका पीपीटी जल्दी बनेगा, लायोफिलिक का, लायोफोबिक का। लायोफोबिक का क्योंकि वही अनस्टेबल होता है। तो देखो द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइड पर पार्टिकल्स। तो लायोफोबिक क्यों स्टेबल रहता है, क्योंकि चार्ज रहता है भाई, प्लस प्लस को वो करता है रिपेल, माइनस माइनस को रिपेल करता है। तो यदि वही चार्ज चला जाएगा तो बेसिकली वो किसमें आ जाएगा, पीपीटी में आ जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इफ सम ऑफ चार्ज इज रिमूव then particle will come to each other and aggregate and settle down the force of gravity। तो देखो यहाँ पे बताया है, ये देखो ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, तो इस पार्टिकल के चारों तरफ चार्ज था, इस पार्टिकल के चारों तरफ चार्ज था, उस चार्ज के कारण ये आपस में रिपेल कर रहे थे, हमने वो चार्ज हटा दिया मान लो कैसे भी करके, तो वो कोएगुलेट हो जाएगा फिर से। तो इट नीड टू बी नोटेड दैट कोएगुलेशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट प्लेस until electrolyte has certain minimum concentration, and the minimum concentration of electrolyte in millimoles required to cause coagulation and 1 liter solution is coagulation value। ये आना चाहिए यार, आपके नीट में सवाल आया यहाँ से। coagulation value क्या होती है, आप जितना इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उसके मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो हो जाती है कोएगुलेशन वैल्यू। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है कोएगुलेशन समझना। कल मैंने आपको सिखाया था कि एक लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स पे चार्ज को एडजॉर्ब करवा देते हैं। तो हमने कहा था चार्ज मान लो यहाँ पे चारों तरफ प्लस 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 ऐसे है, तो प्लस प्लस आने की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने से क्या हो रहा है बेटा, ये पीपीटी नहीं बन पा रहा है, ये अपने कोलाइडल फॉर्म में है। लेकिन आपने क्या किया, कैसे भी करके चार्ज हटा दिया, उसके प्रोसेसेस है अलग अलग। तो आपने क्या किया, कैसे भी करके आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला इसके अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइट डालने से नए चार्ज हट गया, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे आपस में, फिर से पीपीटी बना जाएगा। तो एक कोलाइड का पीपीटी में कन्वर्ट होना कहलाता है कोएगुलेशन। और हम कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है बेटा, कि जितने मोल डाले आपने उस इलेक्ट्रोलाइट के डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इतने में डाउट पूछो यार, किसी को पूछना है तो। अब ये कैसे होगा उसके प्रोसेस नीचे लिखे हैं।
कोएगुलेशन और कोएगुलेशन वैल्यू में किसी को कुछ पूछना है तो पूछे यार। सबसे पहले देखिए, आप सब अनम्यूट है मेरे हिसाब से, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। देखिए, पूछिए कोएगुलेशन और कोएगुलेशन वैल्यू में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछे। एक बार फिर से प्लीज बेटा, फिर से 2 बार बता दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ कोएगुलेशन का मतलब बेटा ये सबने पढ़ा है ना, आज तो मैं मान रहा हूँ कि सब लोग पढ़ के आए हैं शीट एटलीस्ट। ये मैंने कल की क्लास में बोला था आपसे, ठीक है यार। ये लेट वाला पंगा आप कम करा करो, फिर से बता रहा हूँ। देखो, कल मैंने आपको सिखाया था पेप्टाइजेशन, याद हो तो पेप्टाइजेशन सिखाया था कि आपके पास मान लो एक ये मान लो पीपीटी बना हुआ है, तो आप इसमें डालते हो इलेक्ट्रोलाइट, उसकी वजह से कोई ना कोई चार्ज ये ले लेते हैं, या तो प्लस या तो माइनस। तो मान लो प्लस ले लिया थोड़ी देर के लिए, है ना, तो आपने प्लस चार्ज ले लिया, समझ रहे हो आप। हाँ बेटा हो जाएगी, अभी कल की क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। अब ये था अपना पीपीटी, पीपीटी से बना था कोलॉइड। तो इस प्रोसेस का नाम क्या दिया था मैंने, सबको पता होना चाहिए, पेप्टाइजेशन। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैंने क्या किया यार, ये पार्टिकल्स तो थे जिन पे जो चार्ज था उसको मैंने हटा दिया कैसे भी करके। तो इनको मैंने हटा दिया, इस चार्ज को हटा दिया, चार्ज को हटा दिया तो वापस से पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कहलाता है कोएगुलेशन। तो एक कोलॉइड का प्रेसिपिटेट में चेंज होना। और ये कैसे करते हैं, हम यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो एक इलेक्ट्रोलाइट की एक फिक्स कंसंट्रेशन के बाद इसका पीपीटी बनने लगता है। अब आप एक बार पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा यार ये। और मैं तो ये मान रहा हूं कि आप पढ़ के आए हो, एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, इतना टफ तो लिखा नहीं है कुछ भी। अभी कैसे करेंगे इसके प्रोसेस है। अभी देखो यार, समझ में आया क्या कोएगुलेशन। यार यहाँ से सवाल आने के चांसेस ज्यादा होता है, कोएगुलेशन से सवाल आने के चांस ज्यादा होते हैं। डन है अभी, देखो यार जल्दी जल्दी। अब बेसिकली क्या है, मुझे चार्ज हटाना है, मुझे क्या करना है, प्लस या माइनस को हटाना सीखना है। वो हटाना सीख गया तो कोएगुलेशन होने लगेगा। बताइए इतना डन है क्या यार, कोई किसी को पूछना है तो पूछो, नहीं तो डन लिखो, पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। बस आजा जो रहे चैप्टर बोरिंग, फिर खत्म। चलिए, अब देखो करने के तरीके क्या है कोएगुलेशन। देखो आप पढ़ोगे ना, साफ साफ लिखो है, पहले का म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल का मतलब क्या है, आपके पास मान लो एक प्लस वाला था, आपके पास एक कोलाइड था जो प्लस वाला था, आपने इसके अंदर माइनस वाला डाल दिया। एक प्लस वाला था, आपने उसके अंदर माइनस वाला डाल दिया, तो चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और पीपीटी बन जाएगा। तो लिखा हुआ है देखो, इफ द प्रोसेस in which oppositely charged sol mix in proper proportion utilize the charge of each other cause coagulation। मतलब आपने पॉजिटिव सोल में नेगेटिव सोल डाल दिया, आपका एक प्लस था एक माइनस था, आपने दोनों को डाल दिया, तो दोनों आपस में एक दूसरे में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और पीपीटी बना देंगे। तो पहला प्रोसेस यही है, बाय म्यूचुअल पीपीटी। दूसरा प्रोसेस है बेटा बाय प्रोलॉन्ग डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है, इंप्योरिटीज को हटाना। डायलाइसिस का मतलब आपने पढ़ा भी होगा। तो देखो हमारे पास ये एक तरह के पार्टिकल है, और यहां पर हमारे दूसरे पार्टिकल एडजॉर्ब हो रखे हैं जो प्लस या माइनस के हैं, ठीक है, ये येलो पार्टिकल्स
जो कि आयन है, जो प्लस या माइनस है। आप क्या करो, इसका डायलाइसिस कर रहे हो बार बार। डायलाइसिस करने से क्या हो रहा है, ये येलो पार्टिकल निकलते जा रहे हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी है ये धीरे धीरे। तो आप डायलाइसिस करते ही जाओगे, करते ही जाओगे, तो ये येलो पार्टिकल जिनके कारण सोल पर, कोलोइड पर या तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, वो हट जाएगा। तो फिर से ये फिर पीपीटी बना लेंगे। तो ऑन प्रोलॉन्ग डायलाइसिस ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल आर रिमूव्ड almost completely and colloid become unstable and ultimately coagulate। फिर आप बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग से क्या है, आप हीट करते जा रहे हो। हीट करने से क्या होगा, देखो, सच एज सल्फर एंड सिल्वर हाइड्राइड डिस्पर्ज इन वाटर बिकम कोएगुलेटेड बाय बॉइलिंग, क्योंकि इंक्रीज कर देता है, कोलिजन्स के नंबर इतने ज्यादा इंक्रीज होता है कि उसके कारण एडजॉर्ब हुए पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं। देखो ये भी लिखा है, दिस टेक्स अवे द चार्ज फ्रॉम द पार्टिकल। कूलिंग में क्या होता है बेटा, certain salt can be coagulated by lowering the temperature, for example accumulation of cream on the surface of milk on cooling, this is because lower the temperature dispersion medium do not exert sufficient force on dispersed particle। तो इसमें क्या होता है, आप इतना ठंडा कर देते हो कि इनका क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है, तो इनका ब्राउनियन मोशन ही रुक जाता है। ब्राउनियन मोशन रुक, ठंडा करने तो पीपीटी बनेगा, आप समझते ही हो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारा लास्ट तरीका है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कि मान लो आपका पॉजिटिव सोल है, इसके अंदर मैं नेगेटिव आयन डाल दूं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द कोलॉइड पार्टिकल प्रेसिपिटेट। तो इतने देखिए, ये चारों मेथड में से किसी कुछ पूछना है पूछिए, पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आएंगे खुद से पढ़ने से। ये चार मेथड में से किसी कुछ पूछना है तो पूछे यार, नहीं तो पढ़ ले। किसी कुछ पूछना है तो पूछ ले यार, चार मेथड है, नहीं तो सीधा सीधा लिखा हुआ आपको भी समझ में आ जाएगा। आप एक बार रीड कर लीजिए, तो कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। मुझे पता है आज भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ये, तो पढ़ लो एक बार, ही आपको समझ में आ जाएगा, पूछ लीजिए। बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस तो कुछ नहीं होता, जो एक अपने पास से दो रोड होती है, अभी तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आया नहीं है वैसे, पर एक प्लस की माइनस, एक माइनस की, तो कोलोइड पार्टिकल जिन पे माइनस है वो प्लस की तरफ जाएंगे, जिन पे प्लस है वो माइनस की तरफ जाएंगे, ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोलोंग डायलिसिस मतलब है लगातार प्यूरिफिकेशन करते जाएंगे लॉन्ग टाइम तक, जिससे कि जो एडजॉर्ब हुए पार्टिकल है, जैसे इसके सरफेस पे मान लो प्लस एडजॉर्ब हुआ, तो इतना ज्यादा इसको डायलाइसिस करेंगे कि एज ए इम्प्योरिटी ये बाहर निकल जाएगा, तो सारा 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 चार्ज हट जाएगा सरफेस से, और चार्ज हटते ही तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो चार्ज की वजह से ही वो कोलोइड में है। ठीक है बेटा, किसने पूछा था, हर्षी, ठीक है बेटा। MUC म्यूचुअल मतलब बेटा एक दूसरे का करना, प्लस में माइनस डाल दिया तो आपस में एक दूसरे का चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो दोनों लोग पीपीटी में बन जाएगा। हाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा, हार्ड डिस्क यूज रूल पढ़ा रहा हूँ। सुदेश बेटा तुम खुद को खुद ही अनम्यूट कर सकते हो, हैंड रेज किया आपने, खुद ही कर लो। और किसी को पूछना है इन चारों रूल में से आगे बढ़ूं?
हेलो, हाँ सॉरी यार, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया था, तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना सबको समझ में आ गया क्या? किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आगे बढ़ जाऊं यार, डन लिख दो, आगे बढ़ जाऊंगा। बेटा किसी कुछ पूछना है तो पूछो। ये रोहित बोलो। बेटा म्यूट कर सकते हो आप अपने आप को, नहीं तो डन लिख दो। इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए आगे मैं आपको पढ़ाता हूं कि कोएगुलेटिंग पावर क्या होती है। पावर मतलब एक, जब आप क्या कर रहे हो, आप लास्ट वाला मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यार, सब लोग ध्यान से सुनो। तो हम क्या करते हैं, एक कोलाइट को पीपीटी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो हर इलेक्ट्रोलाइट की अपनी अपनी पावर होती है पीपीटी बनाने की। तो कौन कितनी स्पीड से पीपीटी बनाता है ना, वो कहलाता है उसकी कोएगुलेटिंग पावर। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, कितना अमाउंट डाला। कोएगुलेशन वैल्यू यदि आप देखोगे ना, तो यही है, देखो कितने मोल डाले आपने। कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने कितने मोल डाले उस इलेक्ट्रोलाइट के। तो जितने कम मोल डाले उतनी ज्यादा पावर। जैसे मान लो कि मेरे पास दो सिस्टम है, जैसे मान लो मेरे पास है ना, मान लो मेरे पास एक ए सिस्टम है, एक ए सिस्टम है। तो मैंने यहाँ दोनों कोलाइट रखे हुए, मैंने एक में डाला 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे में डाला 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों से पीपीटी बन गया। तो कौन ज्यादा, किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है? मान लो ये ए इलेक्ट्रोलाइट है, ये बी, तो ए की बी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ए का 1 मोल डालने से पीपीटी बन गया, और बी का तो 2 मोल डालने से पीपीटी बना है। तो जितनी कम कोएगुलेशन वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर रहेगी। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। जितनी कम कोएगुलेशन वैल्यू रहेगी, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं चाहे तो। ये बात सिंपल है। मान लो आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है 1 लीटर का, ऐसे आपके पास एक और है 1 लीटर का। ये इसमें मैंने ए इलेक्ट्रोलाइट डाला, ए, इसमें मैंने बी डाला। तो मैंने इधर ए का सिर्फ 1 मोल डाला बेटा, और पीपीटी बन गया। यहां पे मैंने बी के बेटा 10 मोल डाले, तब पीपीटी बना। तो कौन ज्यादा पावरफुल है पीपीटी बनाने में? आंसर करो, कौन ज्यादा पावरफुल है? कौन ज्यादा पावरफुल है, ए या बी? ए। तो ए की कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है, लेकिन कोएगुलेशन वैल्यू कम है। कोएगुलेशन वैल्यू बेटा कितने मोल, जैसे इसकी कोएगुलेशन वैल्यू कितनी आएगी, 1/1। इसकी कोएगुलेशन वैल्यू कितनी आएगी, 10/1। 10 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो सबको ये क्लियर है नहीं क्लियर है? ध्यान से देखो, ये आता है आपके एग्जाम में बेटा। उस समय आप मुझे बोलोगे मन ही मन में, क्या सर ने पढ़ाया नहीं, घटिया पढ़ाया था। अभी बता रहा हूं, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए सबको ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। जितनी कम कोएगुलेशन वैल्यू, आपको छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है, जैसे ने पीछे दिया कि कोएगुलेशन वैल्यू निकालो, बताओ कौन, किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यही करना है। डन। चलिए अब कोएगुलेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। पहला, नेचर ऑफ सोल। ऑब्वियस सी बात है, आपको चेक करना पड़ेगा कि लायोफिलिक है लायोफोबिक है। तो सबको पता है लायोफिलिक स्टेबल होता है, लायोफोबिक अनस्टेबल होता है। तो किसका पीपीटी जल्दी बनेगा बोलो, लायोफिलिक का लायोफोबिक का? बोलो भाई, लायोफिलिक का पीपीटी जल्दी बनना चाहिए, लायोफोबिक का? कौन अनस्टेबल होता है सबको पता है, बताओ आंसर करो। लायोफोबिक। सबको समझ में आता है तो लिखा हुआ है देखो, द लायोफोबिक कोलाइट कैन इजीली कोएगुलेट बिकॉज दीज आर लेस स्टेबल, बट लायोफिलिक आर हार्ड। सही है, पहला पॉइंट। तो पहला फैक्टर सबके दिमाग में गया। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो ना, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उतनी उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा रहेगी। सिंपल। स्ट्रॉन्ग, जैसे यहां पे एग्जांपल लिया NaCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और CH3COH ये तो वीक एसिड है बेटा। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेटिंग पावर हमेशा ज्यादा रहेगी। और लास्ट रूल है हार्डी-स्क्यूज रूल। ये क्या कहता है, जितना ज्यादा चार्ज, बता रहा हूं, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कोएगुलेशन पावर। जितना ज्यादा चार्ज, आइदर प्लस में या माइनस में, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ आएगा आपको। यहां देखो आप एग्जाम्पल देखो, ये देखो इसके ऊपर -4 है,
इसके ऊपर -3 है, इसके ऊपर -2 है, -1, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कोएगुलेशन पावर। प्लस वाले का भी एग्जांपल दिया है, सही है। अब आप मुझे इतने में जिसको जो पूछना है पूछ ले बेटा, फिर मैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स पढ़ाऊंगा, नहीं तो कोएगुलेशन खत्म हो गया। जिसको कोएगुलेशन में से कुछ भी पूछना है प्लीज आस्क, नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूं प्रोटेक्टिव कोलाइड, और कोलाइड खत्म हो जाएगा इसके बाद। बेटा जीटा पोटेंशियल नहीं रिक्वायर्ड है पढ़ने का। प्राची जीटा पोटेंशियल अभी पढ़ा दूंगा एंड में। किसी को कुछ पूछना है बेटा, किसी को कोएगुलेशन में पूछना है, सबको क्लियर है तो डन लिख दीजिए प्लीज, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स पढ़ते हैं। देखो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का मतलब क्या होता है कि देखो हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो होता क्या है, हमने दो तरह के पढ़े यार, एक पढ़ा लायोफोबिक और एक लायोफिलिक। तो हमने पढ़ा है लायोफोबिक वो होते हैं जिसमें डीपी और डीएम आपस में एक दूसरे के लिए एफिनिटी नहीं रखते घुलने की, और लायोफिलिक में वो एक्सट्रीमली घुलना चाहते हैं। तो जो लायोफोबिक है हमारे पास, हमने पढ़ा है अनस्टेबल होता है, और ये हमारे पास स्टेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, कि ये ये अनस्टेबल ना बने, ये खराब ना हो, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तो इसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड डालते हैं। प्रोटेक्टिव, इसका प्रोटेक्शन करते हैं अपन। कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, लायोफोबिक के पार्टिकल के चारों तरफ ना लायोफिलिक डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, एक लायोफोबिक जो हमारा अनस्टेबल कोलाइड है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके चारों तरफ एक लेयर डालते हैं लायोफिलिक की। तो लेयर डालने से क्या होता है बेटा, वो स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखो लिखा हुआ है, लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स आर मच मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स। This is due to the extensive solvation of lyophilic colloids, which forms a protective layer outside it and thus prevent it from associating the colloids. तुम्हारी बात, तो लायोफोबिक सोल कैन इजीली प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, मतलब कोएगुलेशन हो जाता है। लायोफोबिक का क्या हो जाता है, हल्का सा डाला इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेशन हो गया। उसको बचाने के लिए दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोएगुलेशन बाय एडिशन ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड्स। This is due to the formation of protective layer by the lyophilic soul outside the lyophobic soul. Process of protecting the lyophobic colloid solution for PPT by an actonite due to the prevention of addition of some lyophilic colloid is known as protection of the colloids. Simple है यार। देखो आपको बहुत बड़ा पढ़ के थोड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन बोलना बहुत आसानी चाहता हूं मैं। ये बोलना चाहता हूं कि आपका एक लायोफोबिक है, मान लो आपके पास एक कोलाइड, आपके पास लायोफोबिक, ठीक है बेटा।
अभी लायोफोबिक जो है आपके पास, इसमें क्या करते हो आप कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हो बाहर से, इलेक्ट्रोलाइट के डालने से पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, इस चीज को रोकने के लिए हम इसके अंदर एक लायोफिलिक डाल देंगे सॉल्यूशन, जिसकी वजह से लायोफोबिक के चारों तरफ लायोफिलिक की लेयर बन जाएगी और उसका पार्टिसिपेशन या कोएगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए। देखिए प्रोटेक्टिव कोलाइडल सोल, इतना पढ़ के देखिए भाई, कुछ को पूछना है तो पूछिए। किसी कुछ पूछना है पूछ लीजिए बेटा, नहीं तो डन लिख दीजिए। यदि किसी कुछ पूछना है, पढ़ना है पढ़ ले, पढ़ के पूछ ले, जैसे करना है पूछ ले यार। सर प्रोटेक्टिंग पावर क्या है बता रहा हूं बेटा। प्रोटेक्टिंग पावर होती है बेटा लायोफिलिक सॉल्यूशन की। प्रोटेक्टिंग पावर वो गोल्ड नंबर से डिफाइन होती है। गोल्ड नंबर क्या है अभी आपको बता रहा हूं मैं, गोल्ड नंबर बता रहा हूं, आप इतना पढ़ लो अभी को। गोल्ड नंबर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप पता रखो हल्का सा, तो देखो ये लिखा हुआ है एक टर्म आई गोल्ड नंबर, ये क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। देखो होता क्या है, गोल्ड नंबर क्या होता है आपका ना, गोल्ड का सॉल्यूशन है, गोल्ड का कोलाइड है, नीचे आपको गोल्ड का सोल। अभी जो गोल्ड का सोल है ना बेटा, ये लायोफोबिक है। तो हम करते क्या है, ये हमारे पास है टोटल 10 ml। अब इस 10 ml को हम ऊपर से बचाना चाहते हैं, तो हम ऊपर से क्या डालेंगे, लायोफिलिक डालेंगे। तो लायोफिलिक जो डालेंगे ना अपन, तो कितना डाला मैंने, इस 10 ml के गोल्ड सॉल्यूशन को पीपीटी से बचाने के लिए मैंने कितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक डाला, वो कहलाता है बेसिकली गोल्ड नंबर। सही है, तो जितना कम डालूंगा उतना ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर होगी बेटा। देखो सुनो, अभी समझ में आएगा, बहुत आसान है ये। मान लो आपके पास एक गोल्ड का सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक गोल्ड का सॉल्यूशन है, ये दोनों 10 ml है बेटा, एक गोल्ड का एक एक्स वाई जेड का है। अब इसमें मैंने डाला 1 लीटर प्रोटेक्टिव लायोफिलिक, इसके अंदर डाला 2 लीटर, तो गोल्ड नंबर किसका कम आएगा बेटा, इसका गोल्ड नंबर कम आएगा। तो जितना कम गोल्ड नंबर आएगा ना, उतना प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा रहेगी। मतलब गोल्ड नंबर कम आने का मतलब क्या है, मैंने कम डाला है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन इन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन टू प्रिवेंट दी पीपीटी फॉर्मेशन। समझे क्या सब लोग। तो ये है प्रोटेक्टिंग पावर, ये याद रखना। गोल्ड नंबर का फॉर्मूला तो आपको नहीं आएगा, एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि ये, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, कोलाइडल खत्म हो गया। अभी किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। अभी इमल्जन पढ़ाना है मुझे, आपको एक टॉपिक और है छोटा सा, वो और पढ़ाना है। देखिए सब लोग डन यार, देख लीजिए यार, एप्लीकेशन आप खुद से पढ़ लेंगे यार, एप्लीकेशन में मुझे बताने का कुछ नहीं है, आप एनसीईआरटी से एप्लीकेशन पढ़ लेंगे यार। तो गोल्ड नंबर में आपको इतना याद रखना है जो मैंने बताया आपको। सुदेश क्या बताऊं लायोफोबिक का बेटा, बेटा ऑन करके पूछ, एग्जैक्टली क्या पूछना चाहता है।
लायोफोबिक का क्या बताना है बेटा? लायोफोबिक होता है अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि डीपीडीएम में घुलता नहीं है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफिलिक डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जितना अमाउंट डालते हैं वो होता है गोल्ड नंबर, ऐसा मान ले। तो जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना मैंने कम डाला होगा लायोफिलिक, तो उतना ही प्रोटेक्टिंग पावर उस लायोफिलिक सोल की ज्यादा होगी। डन, आगे बढ़ सकते हैं यार। देखिए और किसी कुछ पूछना हो। देखिए यार जल्दी पूछिए, किसी को पूछना हो तो। स्क्रीन हट गई, एक सेकंड यार, स्क्रीन शायद मुझसे हट गई है। स्क्रीन, सॉरी, भी आ जाएगी। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूल्जन। इसको आप लिख सकते हैं बेटा, छोटा सा है। तो इम्यूल्जन मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है कि लिक्विड टू लिक्विड होता है, यदि आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो पेयर ऑफ इमिजिबल लिक्विड्स, डेफिनेशन ये है, इम्यूल्जन आर अनस्टेबल एंड समटाइम दे आर सेपरेटेड इनटू टू लेयर्स। जैसे देखो, ऑयल को पानी में मिला दिया, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, एक इम्यूल्जन है। लिक्विड मतलब आपका डीपी और डीएम दोनों जब लिक्विड होंगे ना बेटा, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इम्यूल्जन का बनता है। तो पार्ट ऑफ द इमिजिबल लिक्विड इज कॉल्ड इम्यूजल। इम्यूजल अनस्टेबल और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। फॉर द स्टेबलाइजेशन एक थर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड, अपन एक चीज डालते हैं जो कि उनको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो एक बार आप ये लिख सकते हैं यार इम्यूजन की डेफिनेशन, एग्जांपल, सब लोग फटाफट ये आप लिख लेना यार, क्योंकि ये छोटा सा है बस, ये मैंने उस फाइल में नहीं दिया आपको, आप लिख सकते हैं एक बारी। तो इसका पीडीएफ भी दे सकता हूं, आप एक बार रीड कर लो, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ भेज देता हूं, आप पढ़ सकते हैं एक बार इसको। आप पढ़ लेंगे क्या एक बार सब? प्लीज रीड कर लीजिए आप 5 मिनट में, मत लिखिए, मैं पीपीटी बना के भेज दूंगा इसका, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है यार। इसका मैं पीपीटी बना के भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार बस पढ़ लो, बहुत आसान है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा। हो गए चैप्टर खत्म, लास्ट टॉपिक था ये। जे बेटा जेल भी ऐसा ही होता है।
जेल बेटा सेम ही है, आप एग्जाम्पल याद करने होते हैं जेल के भी, तो यही है। जेल भी बेटा आपको मतलब ऐसे ही पढ़ना है जैसे पढ़ा रहा हूं। इमल्जन लिक्विड टू लिक्विड है, उसका भी सॉलिड टू लिक्विड है। आपको ये बात है ना, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, इसमें डाई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल सोल्यूबल डाई गिव यूनिफॉर्म कलर टू इमल्जन इफ इट इज वाटर इन ऑयल टाइप, अदरवाइज इट इज ऑयल इन वाटर। इसका मतलब समझ रहे हो आप, डीपीडीएम का फर्क है। यदि बोलोगे ऑयल इन वाटर, तो वाटर आपका डीएम है, ऑयल आप ऊपर से डाल रहे हो। और इसका उल्टा बोलोगे वाटर इन ऑयल, तो ऑयल आपका क्या है और ये आपका डीपी है, ये समझना आप। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल सोल्यूबल डाई, तो जब आप ऐसी डाई डालोगे जो ऑयल सोल्यूबल है, तो इसका मतलब क्या है, आपका सॉल्वेंट कौन है, ऑयल है। यार इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता देता हूं, रुको। एक बार आपने पढ़ लिया क्या सबने? एक बार आप पढ़ लो यार प्लीज सब, ये मैं 2-3 मिनट और दे रहा हूं, उसके बाद देखते हैं। या जब पढ़ लोगे तो एक बार डन लिख देना। बेटा वो एक बार रीड कर ले प्राची, समझ में आ जाएगा। सरफेक्टेंट्स तो कुछ नहीं होते, वही होते हैं यार, वही मिसल फॉर्मेशन में बेटा पढ़ेगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार जाके कैटानिक, एनानिक और नॉन एनानिक है, ये सारे टाइप्स वगैरह हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, वो है बेटा, एक बार एनसीईआरटी सर, मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रही हूँ वैसे। अच्छा एक बार तू पढ़ ले, क्योंकि बहुत कुछ है इस चैप्टर में, एनसीईआरटी से पढ़ ले एक बार, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब नहीं है कोई बेटा, इसलिए, है ना। या जब पढ़ लो तो डन लिख देना। इसमें डाई टेस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं है, देखो थोड़ा समझाता हूं आपको, समझाने के बाद ज्यादा कुछ नहीं है। तो इमल्जन बनता क्या है, जब आपका डीएम, ये भी लिक्विड है, और आपका जो डीपी जो आप ऊपर से डालते हो, वो भी लिक्विड है। तो लिखा ऑयल इन वाटर, देखो नाम में ही क्लियर हो जाएगा, ऑयल इन वाटर। इसका मतलब क्या है, पानी तो नीचे भरा हुआ है, ऊपर से आप क्या डाल रहे हो, ऑयल डाल रहे हो। और वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है, ऑयल नीचे है, आप इसमें पानी डाल रहे हो, डीपी मतलब पानी है। अब आपने एक ऐसी डाई डाली जो कि ऑयल सोल्यूबल है, तो देखो जब आप डाई डालोगे इसमें तो घुलेगी नहीं, क्योंकि नीचे पानी है, यहां पे डाई वो आसानी से घुल जाएगी। तो वाटर इन ऑयल क्या करेगा, डाई टेस्ट दे देगा, देखो लिखा हुआ है। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल सोल्यूबल डाई यूनिफॉर्म कलर देते हैं इमल्जन को, देन वाटर इन ऑयल है। डाइल्यूशन टेस्ट, an emulsion can be diluted with any amount of dispersion medium while the dispersed liquid if added form a separate layer, क्योंकि दोनों soluble नहीं होते। ठीक है, लास्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो क्लियर है सबको यार इतना? चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं अब, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं अभी। चैप्टर अपना लगभग खत्म हो गया ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लीज एक बारी आप एनसीईआरटी रीड कर लेंगे इसकी यार, और उसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब। क्वेश्चंस अपन कुछ ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि अभी हमारे पास टाइम है काफी, तो क्वेश्चंस करने से एटलीस्ट आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1 मिनट दो आप मुझे, बस।
एक मिनट दीजिए आप। एक मिनट। म्यूट हो गया गलती से। अभी आ रही होगी मेरी आवाज। A1 से लेके A3 आप अटेम्प्ट करो, तीनों एक साथ। चलिए सब लोग A1 से लेके A3 अटेम्प्ट करो फटाफट। एडजॉर्शन के क्वेश्चन है, मैं एक साथ आंसर दिखाऊंगा इन सबके। चलिए पहले का डी आ रहा है, कुछ लोग का पहले का डी। चलिए सबने किए। तो A1 क्वेश्चन पता चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट, which of the about chemisorption is not applicable? It involve chemical forces, yes. It is irreversible भी होता है, हाई भी चाहिए होता है, लिखा does not require activation energy। chemisorption में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये हमें पता है, तो अपना आंसर ये आ गया। केमिकल टेम्परेचर का बताया था मैंने बेटा, कई पोल करवाएंगे यार अर्पित, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था रेट ना x/m घटता है, लोग वाला कर, तो आपको देखना है फिजिजोशन घटेगा, तो घट सिर्फ इसमें रहा है। और A3 एडजॉर्शन फिनोमिना अक्युमुलेट ऑन द सरफेस, ये तो आसान था। A1 A2 A3 में से किसी को पूछना है तो बोलो, पहले का आंसर डी है, दूसरे का बी है और अगले का ए है। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछे। A1 A2 A3 में से किसी को पूछना है? देखो यार पूछना हो तो पूछो, अब मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा यार।
है ना, क्योंकि चैप्टर तो हो ही गया है। कई तरह के सवाल जैसे है अपन कर सकते हैं। चलो, ये 3 सवाल फिर से दिए मैंने। तीन का बता दीजिए बेटा। 3 तो एडजॉर्शन की डेफिनेशन ही है बेटा। एडजॉर्शन होता क्या है, ये तो डेफिनेशन है। एडजॉर्शन का मतलब होता है सरफेस पर एक्युमुलेशन ज्यादा होना एज कंपेयर टू बल्क। तो accumulation on the surface of the other substance, this is definition of adsorption। चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है वैसे A8, तो आप चाहे हटा सकते हैं चाहे लगा सकते हैं, पर आप कर भी सकते हैं। एटलीस्ट आपको हार्डनेस आपने 10th 10th में पढ़ा होगा। तो कोई बात नहीं सलोनी बेटा, अब खत्म हो गया चैप्टर एडजॉर्प्शन वाला। आज ऐसे इंपॉर्टेंट भी ज्यादा नहीं था। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, देख लेना। अभी क्वेश्चन करा रहे बेटा एडजॉर्प्शन के, क्वेश्चन तो कर ही सकती है एडजॉर्प्शन के। करिए यार फटाफट। A6 करिए फटाफट। सर स्क्रीन हट गया। अच्छा सॉरी सॉरी, ओहो गलती से हो गया, ये अपने आप ही हो गया वो। 1 मिनट, स्क्रीन हट गया पता नहीं था। अभी आ गया क्या देखना? यस सर। यस सर। अपने आप ही हट गया यार वो। आंसर करिए A6 A7 A8, क्या आंसर होने चाहिए आपके? बढ़िया है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, अभी याद हो जाएगा। ये तो एडजॉर्प्शन के क्वेश्चन है। ABA शुभांगी का है। बता रहे 8 बता रहे। तो द डिजॉर्शन ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज प्रेशर इज इंक्रीज। देखो प्रेशर को बढ़ाने से तो बढ़ता है, तो पहले का तो ए आंसर आ रहा है, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। द रेट ऑफ केमिजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगी। तो मेरा इसका A7 का बी आंसर आ रहा है। A8 का आंसर है यार ए। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के कारण ना हार्डनेस आती है बेटा। हार्डनेस क्या होती है? ऐसा पानी होता है जिसमें कि झाग नहीं आते, तो वो झाग मतलब फॉर्म्स नहीं बनते, तो उसको कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन के कारण होता है वैसा। तो उनको रिप्लेस करता है, एल्यूमिनियम नहीं करता है, Na+ ही करता है।
एडजॉर्प्शन ऑफ दिस आयंस ऑफ हार्ड वाटर, तो Ca2+ और Mg2+ की जगह ना हमारा Na+ आयन जाके बैठ जाता है। तो ये याद रखना पड़ता है वैसे, लेकिन इस क्वेश्चन के बहाने एटलीस्ट आपको ये चीज याद हो गई है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ला रहा हूं, आप मुझे 1 मिनट दीजिए बस, मुझे स्क्रीन हटानी पड़ेगी, अभी मैंने हटाई है स्क्रीन, लेकिन मैं 1 मिनट में क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन है अपने पास, वो भी आप करेंगे, बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, ये लीजिए क्वेश्चन आ गया। B1 B2 दिख रहा है सबको? करिए। B1 B2 स्क्रीन पर है, कर लीजिए। ये चैप्टर खत्म है यार, अगली क्लास से अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। और आपको ना मैं एक हैंडआउट भेजूंगा, ऐसे एक प्रिंटेड शीट भेजूंगा कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि स्टार्टिंग में ना कुछ रूल्स है, वो लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको सेंड कर दूंगा आज ही, आज रात तक मैं आपको सेंड कर लूंगा। सब लोग प्लीज ड्राइव पे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैंडआउट, ये नाम दूंगा उसका मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैंडआउट, ऐसा होगा एक फाइल, वो मिलेगी, प्लीज आप उसको पढ़ लीजिएगा, ये अपने पास सिक्योर कर लीजिएगा। B2 का आंसर सी आ रहा है क्या? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, इंक्रीज करेगा तो सही बात है यार, डिक्रीज करके ना एक्टिवेशन एनर्जी। फटाफट करो यार, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। Which one is false? हाँ सही बात है, अमोनिया वाला तो आपको पता होगा ना, एफी कैटालिस्ट होता है। सलोनी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बेटा, ऐसे ही पूछ ले, आपको सबको पता है ना, ये गलत है, ये तो आप देखते ही कर दो, क्योंकि याद है आपको अमोनिया के प्रोसेस में एफी कैटालिस्ट होता है और मोलिबिडनम होता है प्रमोटर। सही है। B2 ए कैटालिस्ट इंक्रीज, रेट इंक्रीज करोगे तो पता ही आपको के बराबर AE⁻−EA/RT, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी पड़ेगी यदि आपको रेट बढ़ानी है तो आसान था ये, तो ये रहा। तो मेरा B1 का आंसर डी आ रहा है, इसका आ रहा है सी। आगे क्वेश्चन कर दूं यार, किसी कुछ पूछना है? मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, थोड़ा आपको पता चल जाएगा, इस चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यार, तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे ना, तो आपसे सारे सवाल हो जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं आएगा चीजें की जो आपको बहुत परेशान करेंगे। चलिए, ये 3 क्वेश्चन और लिए मैंने, ये भी अच्छे हैं, ये उस पे है कोगुलेशन वोगुलेशन पे, तो थोड़ा आपको अभी आपने पढ़ा था तो थोड़ा चमकेगा। चलिए, हाँ ये आज टॉपिक पढ़ा है उसके है बेटा, सलोनी।
E1 E2 E3 तीनों सॉल्व करने हैं। गोल्ड नंबर ऑफ लायोफोबिक सोल इज ए प्रॉपर्टी, मैंने बताया था। प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, जितना कम डालोगे लायोफिलिक उतना ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, ये तो सबको है ना, सी आंसर होना चाहिए। पेप्टाइजेशन नहीं, प्रोटेक्शन की बात हो रही है। पहले का आंसर सी होना चाहिए यार। बाकी करो सब लोग। सलोनी आप आई नहीं थे ना क्लास में बेटा, इसलिए नहीं आ रहा है, नहीं तो पूरा क्लास का ये है। E1 का सी समझ में आता है क्या सबको? ये देख लो, प्रोटेक्टिव सोल्स तो लायोफिलिक टाइप के ही होते हैं यार, ये भी आसान है। और ये कैसे बताया था आपको, 200 ml है, 10 ml 0.1 कोएगुलेटिंग वैल्यू वैल्यू बताई थी आपको। कोएगुलेटिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मिलीमोल्स कितने आएंगे इसके, 10 गुणा 1, लीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, 10/200, 1/20। मैंने क्या कर दिया, ये लीटर में था ना बेटा, हाँ 1000 आएगा ना यहाँ पे, ये गड़बड़ कर रखी है बेटा। 50 आंसर आ रहा है। अच्छा आज भी बारिश आ रही है तुम्हारे यहाँ पे बेटा? मैंने आज ना बस वो पढ़ा है कोएगुलेशन, और मैंने पढ़ा है बेटा ये क्या था, अरे इमल्जन, और चैप्टर खत्म कर दिया। तो प्लीज आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, नंबर ऑफ मिलीमोल बेटा होते हैं 10 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लीटर में लेते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने ml में ले रहा हूं क्योंकि मिलीमोल्स निकालना है, तो 10 इंटू 1। हाँ तो दिल्ली में भी बारिश का मौसम है, सही बोल रही है लड़की। ठीक है, अब आप डाउट पूछ लीजिए यार मुझसे, क्लास आज हम यहीं खत्म कर रहे हैं, इसके बाद आप डाउट पूछ लीजिए जिसको कुछ पूछना है तो। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया मेरी तरफ से, आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, पूछ लेंगे यार। चलिए, तो आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।